एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 7 का ही नेक्स्ट पोर्शन है। इसमें हम इस चैप्टर के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली इसमें एवोल्यूशन चैप्टर का जो टॉपिक है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और ये हार्डी-विनबर्ग जो प्रिंसिपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और बेसिकली 12th के लिए भी। इसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर दैट हम इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी देखेंगे। तो वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए पूरा सेशन आप एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हमारा पिछले बार जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था एडेप्टिव रेडिएशन का, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन किस तरीके से सक्सीडेड होता है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वेरिएशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो वेरिएशंस आती हैं ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उसका ओरिजिन कैसे होगा एंड हाउ डज स्पेशिएशन अकर। और जैसे ही वेरिएशंस आई, डिफरेंसेस आए, उसके बाद में एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ का डेवलपमेंट कैसे होगा। इवन दो मेंडल हैड टॉक ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, तो इनके लिए 5th चैप्टर में हमने देखा कि इसके लिए जो हमारे जेनेटिस्ट जो थे, फादर ऑफ द जेनेटिक्स जो थे मेंडल, उन्होंने इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी। और इन फैक्टर्स को हमें पता है कि हम क्या नाम देते हैं, जीन्स। जोहानसन ने इन इनहेरिटेबल फैक्टर्स को नाम दे दिया जीन्स का। तो ये जीन्स क्या करते हैं, ये फिनोटाइप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिनोटाइप? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी करना तो कहलाता है मॉर्फोलॉजी, और जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं पर्टिकुलर वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मेंडल हैं, ये मेंडल क्या बता रहे थे कि ये जो फिनोटाइप है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, उनको अफेक्ट कौन करता है, उनको अफेक्ट करता है फैक्टर यानी कि जीन्स। डार्विन आइदर इग्नोर दीज ऑब्जर्वेशंस, डार्विन ने इन ऑब्जर्वेशंस को क्या किया, इग्नोर किया। डार्विन उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर किया और इन कंसेप्ट्स के ऊपर वो साइलेंस रहे इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, एक नए साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम है ह्यूगो डी व्रीज, उन्होंने एक प्लांट के ऊपर वर्क किया और उस प्लांट का नाम है इवनिंग प्रिमरोज, और उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स को करके एक नया कंसेप्ट दिया और वो कंसेप्ट था म्यूटेशन का। तो वैसे जनरली हमने 5th चैप्टर में देखा कि व्हाट डू मीन बाय म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज विच अकर्स इन डीएनए। डीएनए के अंदर अचानक से आने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। और म्यूटेशंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पॉइंट म्यूटेशन, और सेकेंड जो होता है वो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस का मतलब है सडन चेंज विच अकर्स इन जीन, और यहाँ पर ये कहा गया है कि लार्ज डिफरेंस अराइज सडनली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, वो सडन आते हैं, अचानक से आते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। ही बिलीव, यानी कि ह्यूगो डी व्रीज का बिलीव था दैट इज म्यूटेशन विच काज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। कि जो इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, इवोल्यूशन का जो फेनोमेनॉन है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है म्यूटेशन। जबकि डार्विन क्या मानते थे, वेरिएशंस को, लेकिन डी व्रीज ने कहा कि वेरिएशंस के बजाय इवोल्यूशन का जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस। अब यहाँ पर आपके जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन बन रहा है वो बेसिकली डिफरेंस का बन रहा है कि म्यूटेशन और वेरिएशंस के डिफरेंस के बारे में बताइए। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में इसके बात करें तो 2-2 पॉइंट्स के इसके बीच में डिफरेंस बनेंगे, और ये जो मार्क्स कैरी करेगा वो 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। एक तरफ हम करेंगे म्यूटेशन और दूसरी तरफ हम बात करेंगे वेरिएशंस की। तो म्यूटेशंस जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, पर्टिकुलर किसी जगह से स्टार्ट नहीं होते, पर्टिकुलर किसी लोकेशन से स्टार्ट नहीं होते, कहीं से भी ये स्टार्ट होते हैं, तो ये रैंडम होते हैं। जबकि जो वेरिएशंस होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, किसी एक निश्चित जगह से स्टार्ट होती हैं। जबकि म्यूटेशन की बात की जाए तो ये डायरेक्शन लेस होते हैं, कोई इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, और जबकि वेरिएशंस जो होती हैं एक निश्चित दिशा में होती हैं, डायरेक्शनल होती हैं। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। थर्ड डिफरेंस क्या है कि इवोल्यूशन की जो प्रोसेस थी अकॉर्डिंग टू डार्विन कैसी प्रोसेस थी, ग्रेजुअल, यानी स्लो प्रोसेस थी, बहुत ज़्यादा स्लोली। बट डी व्रीज का मानना था कि ये जो म्यूटेशंस होते हैं जिनकी वजह से स्पेशिएशन की प्रोसेस होगी, ये एक साल्टेशन की प्रोसेस से होता है। व्हाट डू मीन बाय साल्टेशन? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक स्टेप में ही बहुत ज़्यादा म्यूटेशन आना, बहुत कम समय में बहुत बड़े बदलाव आना। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्ड साल्टेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट
थॉट अबाउट सम क्लैरिटी। अब हम आगे जाके हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि थोड़ा सा और कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or locus। तो हमें यहाँ पर एलील्स की बात देखनी है कि व्हाट डू मीन बाय एलील्स। तो हमने देखा कि एलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं जीन्स की, वो क्या कहलाती हैं, एलील्स कहलाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है एलील्स की, उनको काउंट कर सकता है। दिस फ्रिक्वेंसी इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। ये जो फ्रिक्वेंसी होती है जनरेशन टू जनरेशन भी कैसे रहती है, फिक्स रहती है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट द यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो हार्डी-विनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एल्जेब्रिक फॉर्म में है, और ये प्रिंसिपल कहता है कि एलेलिक फ्रिक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। जितनी भी एलील्स हैं, चाहे ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से जो एलील्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अगर हम जोड़ें तो वो कैसे रहेगी, स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जनरेशन से जनरेशन में। और अगर हम जीन पूल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ जीन और उनके एलील्स की बात करें, तो वो भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पर जो जीन्स हैं वो एक साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में होती हैं, जहाँ पर सभी का जो सम टोटल है वो 1 आता है, और 1 के अलावा वो कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है। इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम पी क्यू एक्सेट्रा। हम इन इंडिविजुअल जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनको नाम दे सकते हैं पी या फिर क्यू के नाम से। और अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पर जो ये पी और ये क्यू क्या हैं, तो हमने 5th चैप्टर में देखा था कि अगर हम किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो इसका मतलब होता है वो डोमिनेंट की बात की जा रही है, और अगर उसी अल्फ़ाबेट को हम जो है स्मॉल लेटर में लिख देते हैं तो वो रेसेसिव की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा पी से और रेसेसिव को रिप्रेजेंट किया जाएगा क्यू से। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए कैपिटल ए का मतलब है यहाँ पर हम होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर एक कैपिटल ए था तो सिंगल पी था, लेकिन यहाँ पर 2 ए है, तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं किस नाम से, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर। P square stands for capital A, it means homozygous dominant individuals. Next, this simply stated in another way, the probability that an individual allele A with the frequency of P appear on both the chromosome of diploid individual is simply the product of the probability example P square। यानी हमें अगर homozygous dominant organisms को शो करना है, कैपिटल A को शो करना है, तो हम बजाय ही कैपिटल लिखने के वहाँ पर शो करेंगे P square। सिमिलरली ऑफ स्मॉल ए, अब हमारे सामने है स्मॉल ए। एक स्मॉल ए को हमने रिप्रेजेंट किया था क्यू से, तो जब हम होमोजाइगस रेसेसिव की बात करेंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, तो स्मॉल ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, उसके लिए हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू स्क्वायर से। सेम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की बात की जाए, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मीन एक तो है कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए। तो जब दोनों डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, एलील्स दोनों डिफरेंट होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन आती है, तो ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस। और जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2pq से। p रिप्रेजेंट फॉर ए, स्मॉल ए रिप्रेजेंट फॉर q, एंड इसके पहले हम 2 लगाकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2pq। हैंस तो जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आपके सामने आएगी वो आएगी p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि सभी एलील्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है और 1 के इक्वल रहती है। दिस इज द बायनोमियल एक्सटेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। इसका ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ये सेम वैसा ही है जैसे a प्लस b का होल हम खोला करते हैं मैथ्स के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद वैन फ्रिक्वेंसी मीजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने एक्सपेक्ट को रखा है 1 का कि सभी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमें जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा 1 के रूप में। बट अगर हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से ये डिफरेंसेस आते हैं तो वो डिफरेंस जो होगा वो क्या डिपिक्ट करेगा, वो बताएगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या आया है, कोई इवोल्यूशन चेंज आया है, यानी यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है। अगर इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में 1 के अलावा कोई डेविएशन आती है तो वो डेविएशन हमें
एवोल्यूशनरी चेंज के फॉर्म में दिखाई देगी। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रिटेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको, कि अगर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में कोई बदलाव होते हैं, कोई चेंजेस आते हैं, तो वो आपको किस रूप में दिखेंगे, वो दिखाई देंगे आपको इवोल्यूशन की फॉर्म में। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो 5 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो का मतलब है कि कोई भी एक स्पीशीज़ है वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जा रही है। सपोज दैट अगर हम कहें कि हमने एक आइलैंड ये बनाया, दूसरा आइलैंड ये बनाया, यहाँ पर 50 जो थे पीपल्स रहते थे, 50 ह्यूमंस रहते थे या 50 ऑर्गेनिजम्स रहते थे, और यहाँ पर जो थे यहाँ पर भी 50 ऑर्गेनिजम्स रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद में 50 जो ये ए आइलैंड था उसके 30 इंडिविजुअल्स निकलकर कहाँ पर माइग्रेट कर गए, बी आइलैंड के ऊपर कर गए। तो बी आइलैंड की फ्रिक्वेंसी तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पर 50 + 30 हो गए, इट मीन 80 हो गए। और जो ए आइलैंड था यहाँ पर सिर्फ कितने पीपल्स रह गए, कितने ऑर्गेनिजम्स रह गए, 20। तो इस तरीके से जीन्स का क्या होता जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जीन्स का माइग्रेशन हो रहा है, जिसको हम जीन फ्लो कह रहे हैं। तो जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन की वजह से भी जो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है उसके अंदर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब आप अपने नोटबुक के अंदर आप नोट कर लीजिए कि दीज आर द रैंडम फ्लक्चुएशंस। ये अचानक से आने वाले कोई फ्लक्चुएशंस है, उतार चढ़ाव है, डिफरेंसेस हैं इन द नंबर ऑफ जीन वेरिएंट्स, जो कि जीन की वेरिएशंस पे अचानक से आते हैं। तो डेफिनेशन ये होगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट आर द रैंडम फ्लक्चुएशंस इन द नंबर ऑफ जीन वेरिएंट्स इन अ पॉपुलेशन। एक कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर जीन के वेरिएंट्स हैं और उन जीन्स वेरिएंट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस जो आ रहे हैं, चेंजेस जो आ रहे हैं, डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, अप डाउन जो आ रहा है, वो रैंडम आ रहा है। तो जब रैंडम आता है तो वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण भी जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट होता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस के कारण ऐसा होगा। फोर्थ है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। आपने रिकम्बिनेशन की प्रोसेस 11th क्लास में देखी थी जब आपने मियोसिस फर्स्ट फेज में पैकाइटिन स्टेज को देखा था। तो पैकाइटिन के अंदर रिकम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। तो रिकम्बिनेशन होने से भी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। आफ्टर दैट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन अभी हमने पिछले वाले वीडियो में डार्विन का कंसेप्ट देखा था, डार्विन की थ्योरी को पूरा स्टडी किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण भी जो है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिफरेंट होता है। तो 5 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1 जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, नंबर 2 जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 3 म्यूटेशन, नंबर 4 जेनेटिक रिकम्बिनेशन और नंबर 5 नेचुरल सिलेक्शन। When migration of the section of population of another place and population occurs, gene frequencies change in original as well as new population। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया आइलैंड ए और आइलैंड बी का। अगर आइलैंड ए से 30 पीपल्स निकलकर आइलैंड बी पर गए तो आइलैंड ए पर भी डिफरेंस आया और आइलैंड बी पर भी डिफरेंस आया। ये बात अलग है कि आइलैंड बी के ऊपर इंक्रीज हुए और आइलैंड ए के ऊपर डिक्रीज हुए। न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन। ये जो जीन्स और ये जो इंडिविजुअल्स हैं नए पॉपुलेशन पे ऐड हो जाते हैं एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और पिछले वाले पॉपुलेशन में से ये लॉस्ट हो जाते हैं। Next is there would be a gene flow in this gene migration happens multiple time in the same change occurs by chance, it is called genetic drift। अब देखिए बेसिकली डिफरेंस यहाँ पर यही है, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट का बेसिक डिफरेंस ये है कि जीन फ्लो के अंदर ये जो चेंजेस हैं ये बार बार हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये जो चेंज आएगा वो रैंडम आएगा। नेक्स्ट चांस के थ्रू आएगा। समटाइम द चेंज इन एलिल फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। कई बार ये बदलाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी की पूरी स्पीशीज ही बदल जाती है। जो ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीशीज़ ए स्पीशीज़ बी में कन्वर्ट हुई, तो एक्चुअल में स्पीशीज़ बी को फाउंड किसने किया? स्पीशीज़ ए ने। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल स्पीशीज़ है स्पीशीज़ ए वो तो कहलाएगी फाउंडर, और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा? फाउंडर इफेक्ट, जिसने किसको फाउंड किया? स्पीशीज़ बी को। नेक्स्ट माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें शो करते हैं दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशंस व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। जो
म्यूटेशंस हैं, ये दोनों प्रकार के होंगे, एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो हम बात करें एडवांटेजेस की, जिनसे कि हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलने वाला है। इनके एक्युमुलेशन होने के कारण, स्टोर होने के कारण जो फिनोटाइप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, न्यू बन जाते हैं। दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन, इससे स्पेशिएशन होता है। Natural selection is a process in which heritable variation enable better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी वेरिएशन आएंगी वो उतना ही चेंज एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करेगा, और जितना सर्वाइव करेगा उतना ही रिप्रोडक्शन करेगा, और जितना रिप्रोडक्शन होगा उसकी प्रोजेनी उतनी ही बनेगी। A critical analysis makes us believe that variations due to mutation or variance due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in change frequency of gene and allele in future generation। तो बात यही है कि चाहे वो मतलब एक तरीके से वेरिएशंस की बात हो, या फिर वो म्यूटेशंस की बात हो, या फिर वो रिकम्बिनेशन, या फिर जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात हो, ये जो फैक्टर्स हैं ये एलील्स के अंदर या एलील्स की फ्रिक्वेंसीज के अंदर क्या करते हैं, चेंज ला देते हैं, अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को। कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है, नेचुरल सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ये ग्राफ शो किए गए हैं, और ग्राफ के थ्रू हमें बताया गया है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर ग्राफ का, इसके थ्रू हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप से हो सकता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देन टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप से होता है। इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है स्टेबलाइजिंग। तो पहला जो होता है नेचुरल सिलेक्शन वो स्टेबलाइजिंग टाइप का होता है, दूसरा होता है डायरेक्शनल, और थर्ड जो होता है वो डिसरप्टिव होता है। इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट आपको दिखाया गया है ये तो ओरिजिनल कोई एक पॉपुलेशन है जो पहले से ही सर्वाइव कर रही है, और इसके अंदर ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है इसके अंदर कोई भी एक जो मतलब कैरेक्टर है वो फिक्स हो जाता है, और वो कैरेक्टर कहलाता है मीन वैल्यू। वो जो एक कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है, मीन वैल्यू। और ये मीन वैल्यू जो है ये दोनों के बीच का एवरेज होगा। हम इसको बना के देखते हैं कि वास्तव में होगा कैसे। तो जैसे हम इसकी बात करें, ये मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और आपने 10th क्लास में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल देखा था, जिसमें आपने देखा था कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हुई थी तब तक जो मॉथ अवेलेबल थे वो वाइट कलर के थे। सारे के सारे मॉथ जो थे वो कैसे कलर के थे, वो थे वाइट। और जैसे ही इंडस्ट्रीज बनी, स्मोक और सूट के कारण पूरे के पूरे ट्री ट्रंक जो थे वो डार्क हो गए, और उन्हीं के कारण जो मतलब इवोल्यूशन हुआ, जो वाइट विंग मॉथ थे वो कन्वर्ट हो गए डार्क विंग मॉथ्स में। तो एक तो जो मॉथ है वो है वाइट मॉथ है, और एक है डार्क मॉथ है। तो यहाँ पर जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो नेचुरल सिलेक्शन में सपोज दैट फर्स्ट टाइप कैसा हो सकता है, फर्स्ट टाइप स्टेबलाइज टाइप का हो सकता है। इसमें जो नेचर है ना तो वो वाइट मॉथ को सिलेक्ट करेगी ना वो डार्क मॉथ को सिलेक्ट करेगी, वो सिलेक्ट करेगी किसी भी इन दोनों के बीच की वैल्यू को। एवरेज जो कलर होगा दोनों के बीच का, उनको ये क्या करेगी, चूज करेगी, और उन्हीं की ग्रोथ को बढ़ाती जाएगी, उन्हीं को सेलेक्ट करती जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा पीक है ये ऊपर जाता जाएगा और नैरो होता जाएगा। और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन कैरेक्टर वैल्यू इट मीन स्टैंड्स फॉर द एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबलाइज टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, तो स्टेबलाइज कंडीशन का मतलब आपको लिखना है कि इसमें जो है मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कौन से कैरेक्टर को, कौन से वैल्यू को अपनाते हैं, वो मीन वैल्यू को अपनाते हैं, मतलब एवरेज सिचुएशंस को अपनाते हैं। वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी लिखी गई है, डेफिनेशन यहाँ पर भी दी गई है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दिया है बना के, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड जो इसका टाइप है वो है डायरेक्शनल में क्या होगा कि डायरेक्शनल में मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी एवरेज कैरेक्टर को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, या तो नेचर वाइट विंग मॉथ को ही चूज करेगी, या फिर है जो वो डार्क विंग मॉथ को ही चूज करेगी, किसी एक डायरेक्शन के अंदर जाएगी। और डायरेक्शन के अंदर जाएगी तब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें
तो यहाँ पर अगर हमने एक ग्राफ खींचा तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है, कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है। पहले जो ग्राफ यहाँ पर था, प्लॉट यहाँ पर हो रहा था, अब वो ग्राफ की प्लॉटिंग कहाँ पर होगी, वो थोड़ा सा यहाँ पर होगी। तो इट मीन ये ग्राफ जो है वो शिफ्ट हुआ है पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में। यहाँ पर तो थे वाइट विंग मॉथ और यहाँ पर कौन से थे, डार्क विंग मॉथ। तो नेचर किसी एक ही करेक्टर को चूज करेगी, या तो वो करेगी डार्क को या फिर वो करेगी वाइट को, एवरेज वैल्यू को नहीं लेगी। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है, ये कहलाता है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू। मीन करेक्टर का मतलब बीच वाली सिचुएशंस को नहीं अपनाती है, एवरेज सिचुएशंस को नहीं अपनाती है। मीन करेक्टर के अलावा जो भी कोई करेक्टर होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, चाहे वाइट विंग मॉथ हो चाहे डार्क विंग मॉथ हो, उसको वो नेचर वो जो है वो चूज करेगी। तो इस तरीके का जो नेचुरल सिलेक्शन का टाइप कहलाता है वो कहलाता है डायरेक्शनल। तो जैसा कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है, सेकेंड टाइप ऑफ द डायग्राम इज नोन एज द डायरेक्शनल मेथड ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये देखिए, डायरेक्शनल चेंजेस व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में क्या है, डिस्ट्रप्टिव मेथड है। डिस्ट्रप्टिव में क्या हो रहा है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू। पेरिफेरल का मतलब नेचर ने दोनों को चूज किया, वाइट विंग मॉथ को भी चूज किया, डार्क विंग मॉथ को भी चूज किया। वाइट विंग वाला अपने सिचुएशन के अंदर ग्रोथ कर रहा है, अपने हैबिटाट के अंदर ग्रोथ कर रहा है, और जो डार्क विंग वाला है वो अपने जो हैबिटाट है वहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। दोनों की ग्रोथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है, दो पीक बन रही हैं ग्राफ के अंदर। तो इस टाइप का जो ग्राफ है, इस टाइप का जो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो कहलाता है डिस्ट्रप्शन टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की पर्टिकुलर बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रप्टिव कर्व। और अगर हम इसका कर्व बनाने की बात करें तो ये कर्व कैसा होगा, ये कर्व जस्ट लाइक इसमें दो पीक्स बनेंगी, एक ग्राफ की ये पीक, फिर थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन यानी कि थोड़ा सा स्लो डाउन प्रोसेस होगा और फिर ये एक ग्राफ बनेगा। तो इट मीन ये यहाँ पर नेचर ने जो है वाइट विंग वाले को मॉथ को भी क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर इसने डार्क विंग वाले मॉथ को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो दिस इज द टाइप ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच कॉल्ड द डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो अब तक हमने नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स को ऑब्जर्व किया। नंबर 1 स्टेबलाइज्ड, नंबर 2 डायरेक्शनल, नंबर 3 डिस्ट्रप्टिव। आफ्टर दैट अब हम हार्डी-विनबर्ग जो इक्वेशन हमने पढ़ा है, जो उसका एल्जेब्रिक जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन क्या आ रही थी, वो इक्वेशन आ रही थी p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारी एक इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन हार्डी-विनबर्ग की, इसको हम न्यूमेरिकल्स से कैसे फिट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ द 2 एलील्स। किसी भी एक पॉपुलेशन में हमें 2 एलील दिए गए हैं, एलील ए एंड एलील, एक तो कैपिटल ए है, एक है स्मॉल ए, यानी डोमिनेंट एलील दिया है, रेसेसिव एलील दिया है, और उनकी फ्रिक्वेंसी भी बताई है। डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी है 0.19 और रेसेसिव एलील की है 0.81। अब हमें ये मानना है कि जो पॉपुलेशन है ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हमें हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की परसेंटेज को काउंट करना है। तो बहुत इजी है, हमने अभी अभी देखा है कि हेट्रोजाइगस को हम शो कैसे कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास में एलील है कैपिटल ए और एक है हमारे पास में स्मॉल ए। अगर हम दोनों को साथ साथ लिखते हैं तो दिस इज द हेट्रोजाइगस इक्वेशन। ये हेट्रोजाइगस इक्वेशन हो गई। और जब हमने ये एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखी तो हमने इसको इक्वल माना, किसके इक्वल माना, 2pq के। यहाँ पर हमने कैपिटल ए के लिए p लिखा और स्मॉल ए के लिए लिखा q। तो इट मीन यहाँ पर हमें 2pq को सर्च करना है। डेटा हमें दे रखे हैं, वैल्यूज़ हमें दे रखे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए की। तो हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 एज इट इज़ रहेगा। p की वैल्यू हम देख लेते हैं। p की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, p की वैल्यू हमें दी गई है 0.19। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.19 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे q से। q की वैल्यू भी हमें दी गई है और वो q की वैल्यू कितनी है, 0.81। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 0.81। जब हम इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो इसकी डेटा आएगा वो आएगा 0.31।
और अगर हम परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो 100 से डिवाइड करके इसका परसेंटेज हमें मिलेगा 31%। यानी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जो हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का जो एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम वो कितनी आएगी, 31% आएगी। नेक्स्ट उसके बाद में हम और एक वो देखते हैं कि इसने और हमसे क्या पूछा सेकंड क्वेश्चन में, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव की परसेंटेज कैलकुलेट करवाई जा रही है। तो होमोजाइगस रेसेसिव के लिए मतलब स्मॉल ए के लिए, एक स्मॉल ए के लिए क्यू है तो स्मॉल ए को हम अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर। हमें स्मॉल ए का वैल्यू पता है, तो स्मॉल ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में 0.81। तो इनको हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 0.81 इंटू 0.81, तो ये हमारे पास में आएगा 0.66। और परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम लेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे लिए 66%। तो होमोजाइगस रेसेसिव एलील्स की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो 66% है। तो कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको अपना जो भी कोई कंपटीशन, नीट कंपटीशन या फिर अदर आप एजुकेशनल जो भी कंपटीशन देने वाले हैं या फिर 12th के बेस पे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लेके आपको यहाँ पर क्लियर किया है। आई होप आज का टॉपिक आपको ईजिली समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।